आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अंकुश ठाकुर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10+2 इतिहास के 13वें और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, उसके संदर्भ में महात्मा गांधी जी और राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, क्योंकि हमने ये बात अक्सर देखी है कि किसी भी राष्ट्र को जो है वो किसी एक व्यक्ति के साथ जो है वो उसका नाम जो वो जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है वो वाशिंगटन की इसमें बात की जाती है। ठीक है, कुछ जगह मतलब जैसे इटली की अगर हम बात करें तो उसमें जो गैरीबाल्डी है। ओके, तो इस प्रकार से जब वो विभिन्न जो देश हैं उसमें जो वो उनकी अपनी अपनी एक अलग पहचान हुआ करती है, अलग एक शान हुआ करती है। तो उसी तरह से जो महात्मा गांधी जी को जो है वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में जो वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जो जाना जाता है, उनका नाम लिया जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जिसमें आता है मुख्य तौर पर जो है हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से जो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम महात्मा गांधी जी, उनकी कुर्बानियों, उनके योगदान को जो है वो उनके बारे में जानें, उन्हें समझें और उसी के आधार पर, उनके आदर्शों के आधार पर ही जो है वो हम जो है उनका जो है पालन करें और उन आदर्शों को जो अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। क्योंकि महात्मा गांधी जी जैसे जो शख्सियत हैं, महात्मा गांधी जी द्वारा जो त्याग, तपस्या, जो अहिंसा का जो संदेश उनके द्वारा जो है विश्व भर के लिए दिया गया है, वो ना केवल भारत के लिए अपितु विश्व भर की एक महान विभूतियों में उनका नाम जो है वो शुमार है, शामिल है। ठीक है, और इसी संदर्भ में जो हम इस कड़ी को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो महात्मा गांधी जी, उनका जन्म, ये आप आज के बात नहीं है, आप बहुत छोटी कक्षाओं से लेकर जो वो इस संदर्भ में पढ़ते आ रहे हैं। किस प्रकार से जो महात्मा गांधी जी, जैसे उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब आपको वो सारी की सारी चीज़ें पता ही हैं। ओके, फिर जैसे कि जो है वो उनके जो पिता थे वो राजकोट रियासत के जो दीवान थे। ओके, उसके बाद जो है वो मतलब आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो लंदन गए। लंदन से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भारत वापस आए और भारत में कुछ समय के लिए उन्होंने वकालत की, लेकिन उसमें ज़्यादा वो कामयाब नहीं हो सके। और उसके उपरांत वो क्या हुआ कि जो है उसके बाद क्या हुआ कि वो जब वहाँ से एक्चुअल में एक जो है वो कंपनी थी, उसका नाम था सेठ अब्दुल्ला कंपनी। ओके, अब सेठ अब्दुल्ला कंपनी जो थी वो उसकी एक कोई केस था दक्षिण अफ्रीका में, उसकी पैरवी करने के लिए जो है वहाँ पे वो 1 वर्ष के लिए जो उन्हें क्या कहते हैं दक्षिण अफ्रीका जाना था। लेकिन गए वो जो है वो लगभग थोड़े समय के लिए थे, लेकिन कहते हैं कि 1893 ईस्वी में वो वहाँ से गए थे और लगभग 22 वर्ष अर्थात 1915 ईस्वी तक जो है वो वहीं पर रह गए। ठीक है, और कहते हैं कि जो है 1915 ईस्वी में जो है वो उनकी जो है वो वतन को वापसी हुई, इनके वो भारत जो है वो वापस आ गए 1915 ईस्वी में। ओके, अब हम अगली स्लाइड पे जो है यहाँ पे जाते हैं। अब जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो 1915 ईस्वी में जब वो भारत आए, इस समय यहाँ की जो राजनीतिक जो परिदृश्य था वह कुछ भिन्न था। आपको याद होगा, आपको ज्ञात होगा कि 1914 से 1918 ईस्वी के दौरान जो है वो भारत जो विश्व भर में जो है वो विश्व युद्ध चल रहा था और भारत को भी जो इस युद्ध की आग में जो धकेल दिया गया था। ठीक है, अब कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो भारत के संदर्भ में भी महात्मा गांधी जी सहित अन्य जो नेता थे, उन्होंने भी भारतीयों से इस विश्व युद्ध में जो वो अंग्रेज़ों का सहयोग देने की जो वो अपील की थी, क्योंकि उनका मानना था कि विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही जो है वो हमें जो हमारे जो अधिकार है वह हमें प्रदान कर देंगे। ओके, अब जिस समय वो भारत आए तो उस समय ये स्वाभाविक है कि उस समय भारत में जो वो भारत भी जो है वो उस विश्व युद्ध की आग से जो वो जल रहा था, उससे जूझ रहा था। ओके, अब जैसे अगर हम इनके सत्याग्रह की बात करते हैं तो गांधी जी का नाम विशेष तौर पर उनके सत्याग्रह है। ठीक है, सत्य के जो है पालन करना, उसके लिए जो वो संघर्ष करना। ठीक है, क्योंकि वो सब जो चीज़ें आती हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी जी के साथ जो उन्हें जोड़ा जाता है, उन्हें महात्मा कहा गया। एक्चुअल में ये जो सत्याग्रह था वो उनके द्वारा जो इससे पहले दक्षिण अफ्रीका में भी इम्प्लीमेंट किया गया था, उसे चलाया गया था, उसमें वो शरीक हुए थे। और उसी के आधार पर जो है जो इतिहासकार थे चंद्रन देवसेनन,
देवनेशन सॉरी, उन्होंने जो है वो अपनी टिप्पणी में ही जो वो ये कहा था कि अफ्रीका ने ही जो गांधी जी को महात्मा बनाया था, क्योंकि ये उनका जो है वो वास्तविक स्वरूप नहीं था, ये उन्हें जो उपाधि से विभूषित या सम्मानित जो किया गया था। ठीक है, अगर हम इससे पहले कि अगर हम भारत की राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं तो आपको ज्ञात होगा कि 1857 ईस्वी के उपरांत जो है वो अंग्रेज़ों ने क्या किया था, एक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के एक दूसरे के विरुद्ध भड़काना शुरू किया था, और पहले उनका पलड़ा जो है जो फेवर रही वो कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नहीं, हिंदुओं के प्रति रही। लेकिन बाद के समय में जैसे हिंदू शक्तिशाली होते चले गए, वैसे जो है उनका जो रुझान, जो झुकाव था वो क्या कहते हैं, मुसलमानों के प्रति जो होने लगा। यहाँ तक कि मैं ये कह दूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो 1885 ईस्वी में जो है वो उसकी स्थापना A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, उन्होंने ही इसकी जो स्थापना की थी, जो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे। अर्थात अंग्रेज़ों के ही मतलब एक तरह से डायरेक्शन में जो वो इसका गठन किया गया था। ठीक है, वो एक्चुअल में जो उसे स्वामित्व बनाना चाहते थे, लेकिन बाद के समय परिस्थितियाँ और जो वहाँ पे जो कुछ उनके जो नेता थे वो उनके अनुकूल चलने में जब वो उसके लिए तैयार नहीं हुए, तो उसके पश्चात जो उन्होंने अपना जो रवैया था वो हिंदुओं के प्रति बदल दिया। और लेकिन 1885 इनकी कांग्रेस पार्टी की स्थापना से लेकर जो है वो लगभग 1905 तक जो है वहाँ पर विशेष तौर पर सीधे तौर पर जो है वहाँ पे उदारवादियों का समय रहा। ओके, उनके नेता वहाँ पे बने। ठीक है, क्योंकि आपको मतलब ये जो है 1885 में, और प्रत्येक वर्ष जो है उसका अधिवेशन हुआ करता, उसके अध्यक्ष होते थे। जैसे उसके संस्थापक जो हैं वो A.O. ह्यूम हैं, लेकिन उसके जो पहले उस मतलब जो सभा हुई थी, उनका अधिवेशन जो हुआ था, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। हर वर्ष इस प्रकार का जो आयोजन वहाँ पे किया जाता था। और बाद के समय में क्या हुआ कि 1905 ईस्वी तक इसी प्रकार से चलता रहा, और 1905 ईस्वी में क्या हुआ, एक आंदोलन चला था, उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। अर्थात मतलब अपने देश, अपने वतन में बनी हुई वस्तुओं का जो है प्रयोग करना। फिर हालांकि उसके बाद जो है वो बहिष्कार आंदोलन भी इसमें चला था, और इसी दौरान जो है कुछ एक ऐसी महान विभूतियाँ भी वहाँ पे हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन में जो शामिल हो चुकी थी, जो कांग्रेस पार्टी की जो उदार जो नीति थी उससे जो वो मतलब उससे वो सहमत नहीं थे, उसे वो अपना विरोधी मानते थे। ठीक है, जैसे मैं उसमें जो मुख्य तौर पर जो 3 इसमें महत्वपूर्ण नाम आते हैं, लाल, बाल और पाल। ठीक है, अब ये लाल, बाल और पाल जो है वो लाल मीन्स लाला लाजपत राय। ओके, इन्हें पंजाब केसरी, इनके पंजाब से वो संबंधित थे। ठीक है, बाल बिपिन चंद्र पाल, ये बंगाल से इनका संबंध था। और पाल, ठीक है, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक जो है ये मराठा, ये आपके महाराष्ट्र से संबंधित थे। और पाल जो थे वो विपिन चंद्र पाल, इनका जो संबंध था वो पश्चिम बंगाल से था। क्लियर? तो लाल बाल पाल इन्होंने जो वो उदारवादी नीतियों का जो विरोध किया। अर्थात आपको मैं एक वक्तव्य यहाँ पे याद दिला दूँ, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने एक बात कही थी, और वह थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अर्थात हमें जो हमारे जो अधिकार है उसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो है हमें उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है वो हमें संघर्ष करना पड़े, हमें अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़े, तो भी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ओके, उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो उसके पश्चात की बात, उसके बाद की बात, तो एक्चुअली में हम देखेंगे कि ये जो है उस समय की परिस्थिति थी। ओके, अब क्या हुआ कि 1905 ईस्वी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हुआ कि 1905 से 1906 में यदि हम बातें हैं तो वहाँ पे मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। वो अंग्रेज़ों के इशारे पर हुई थी। ठीक है, मतलब मुसलमानों की स्पष्ट तौर पर यह बात बतलाई गई थी कि आप जो है वो अपने लिए एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लें, आप मांग करें, और हम आपको जो है वो आपकी मांगों को स्वीकार करते रहेंगे, और उसे जो वो अपना स्वामी भक्त बनाने का जो उनके द्वारा प्रयास किया गया। ठीक है, और इसी के परिणामस्वरूप जो है 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी में भी फूट पड़ गई। ठीक है, कांग्रेस पार्टी में विचारधारा को लेकर जो है वो फूट पड़ गई। एक उसमें से उदारवादी बने, उसको नरमपंथी भी कहा जाता है, और जो पौराणिक जो हमारे जो नेता थे, ठीक है, वो जो है उसमें शामिल थे। और दूसरा जो उसका जो दल बना वो बना गरम दल, इसे उग्रवादी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है वो मांग के बजाय जो है वो अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के संघर्ष की स्थिति से गुजरने के लिए भी हमेशा अपने आप को तैयार रखते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 ईस्वी में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन था।
कांग्रेस पार्टी का सूरत अधिवेशन, ये पूछा भी कई बार, ये ज़रूरी चीज़ है, मतलब सूरत अधिवेशन में जो वो कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। ओके, फिर इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल, दो अलग अलग दल बन गए। ओके, फिर अगर हम 1909 ईस्वी की बात करते हैं तो भारतीय और हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए उनके द्वारा क्या किया, एक सुधार, एक संवैधानिक सुधार, मतलब उसको मॉर्लिमेंटो सुधार या 1919 ईस्वी के सुधार भी के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या हुआ, उस समय मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था जो है वहाँ पे दी गई। मतलब पृथक निर्वाचिका का अर्थ है पृथक निर्वाचक मंडल, अर्थात मुसलमान यदि प्रतिनिधि खड़ा होता है, उम्मीदवार खड़ा होता है, तो उस स्थिति में उसे केवल मुसलमान ही लोग जो है उसे वोट कर सकते हैं, अन्य धर्मों के लोग नहीं। ओके, अब उसके बाद जो है अगर हम बात करें, उसके बाद यदि हम बात करें तो वहाँ पे जो वो मुख्य तौर पर इसमें क्या आता है कि ये जो समय था, ठीक है, अभी उसमें क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान जो वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ कि 1911 ईस्वी में, जो आपको याद होगा, 1911 ईस्वी में जो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो है आपको याद होगा कि 1911 ईस्वी में जो वो जॉर्ज पंचम और उनकी जो रानी थी वो मेरी, जो वो मुंबई आई थी, उन्हीं के सम्मान में जो वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो वहाँ पे किया गया था। ठीक है, अब कुल मिलाकर जो है, और यही वो समय था जिस समय जो राष्ट्रगान जो सर्वप्रथम गाया गया था। फिर 1914 की यदि हम बात करते हैं तो 1914 से 1918 के बीच में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और 1915 में इनकी विश्व युद्ध के बीच में ही जो वो महात्मा गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। ठीक है, और जिसमें वो भारत का आगमन हुआ उसमें जैसे मुख्य तौर पर उनके जो राजनीतिक गुरु हैं और जो परामर्शदाता हैं वो हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अक्सर पूछा भी जाता है कई बार कि उनके जो राजनीतिक गुरु को थे तो उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं 1915 ईस्वी में वो भारत आए। ठीक है, मैं एक क्रमवार भी आगे जो अब इसमें बताता हूँ, लेकिन हम देखेंगे कि ये महात्मा गांधी जी प्रोमिनेंट फिगर बने कैसे, मतलब इनकी महत्वपूर्ण शख्सियत में ये शामिल हुए कैसे। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, उसका दीक्षांत समारोह था। ठीक है, उसका दीक्षांत समारोह था, और उसी दीक्षांत तो उनकी जो सार्वजनिक जो उपस्थिति हुई थी वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था उसके उद्घाटन समारोह में हुई थी। एक्चुअली उसके जो कुलपति थे वो महामना यानी पंडित मदन मोहन मालवीय थे, और महात्मा गांधी जी को केवल इस आधार पर जो है इसमें शामिल किया गया था कि वो किसी केस को लेकर जो है वो दक्षिण अफ्रीका जो है किसी केस की पैरवी करने गए थे, और महात्मा गांधी जी के अलावा जो भी इसमें जो शामिल थे वो बहुत ही रुतबे वाले, बहुत ही प्रभावशाली जो व्यक्ति थे वो थे। यहाँ तक कि जो उनका जो पहनावा था, जो सूट बूट था, वो भी गांधी जी से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि गांधी जी और अन्यों के अगर तुलना करें तो वो काफ़ी जो वो पश्चिमी जो सूट बूट है उसमें जो वहाँ पे मौजूद थे। और गांधी जी द्वारा सबसे पहले इस बात को लेकर ही जो वहाँ पे खेद व्यक्त किया गया था कि यहाँ पे बेशक जो है इसके उद्घाटन समारोह में जो है वहाँ पे जो है प्रबुद्ध जन, या जिसको हम साधारण तौर पे जेंटलमैन कहते हैं, वो सब जो वहाँ पे शामिल हैं, लेकिन किसानों का और एक आम इंसान का जो है इस समारोह से अनुपस्थित होना जो है वो उन्हें जो है वो मतलब कहीं ना कहीं जो है उन्हें उनके मन को कचोट रहा है। और जब तक वो तबका, वो वर्ग जो है जब तक उस राष्ट्रवाद में, उसमें राष्ट्रीय संघर्ष में, जो राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल नहीं होता, तब तक जो है हमारे लिए स्वतंत्रता का कोई औचित्य नहीं है और संभव वह नहीं है। ठीक है, ये वो क्रम है जो आपने ध्यान रखना है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें शामिल होता है। जैसे 1915 ईस्वी में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी भारत वापस आए। 1916 ईस्वी में यहाँ पे उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। आपने वो सुना भी होगा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आप वो साबरमती वहाँ से भी याद रख सकते हो, साबरमती आश्रम की वहाँ पे स्थापना, जहाँ से वो अपने उसके जो आंदोलन की जो मतलब एक प्रकार से जो योजना थे वो बनाते थे, उसकी शुरुआत वो किया करते थे। 1916 के ही अंत में जो वो किसी व्यक्ति से जो उनकी मुलाकात हुई थी, ठीक है, और उसने जो वहाँ पे चंपारण में वहाँ पे नील उत्पादन के लिए जो किसानों को मजबूर किया जाता था, उससे संबंधित जो वहाँ पे उनके द्वारा बात कही गई थी, और वहाँ से उनसे अपील की गई थी कि वो वहाँ पे आएँ और स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयास करें। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ, अर्थात वो चंपारण बिहार में गए और उन्होंने उसके लिए जो सत्याग्रह किया। फिर बाद के समय में उन्हें जो हालांकि अंग्रेज़ों ने जो उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वो नहीं माने, उन्होंने उनके पक्ष में आवाज़ उठाई, और अंततः
जो चंपारण सत्याग्रह था वो सफल हुआ और उन्हें जो है वो मतलब उसके लिए एक कमीशन एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें गांधी जी भी शामिल हुए और इसके परिणाम स्वरूप जो है उन्हें वो जबरन जो नील उत्पादन करने के लिए उन्हें कहा जाता था उसमें बहुत रियायत या जो सुविधाएं वो प्राप्त हो गई। फिर उसके अगले वर्ष इनकी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई। ठीक है, ये गुजरात के अहमदाबाद जो कपड़ा मिल था उसमें जो वो लोग काम करते थे। ठीक है, उन्हें जो वो पगार अच्छी नहीं मिलती थी, इसीलिए उन्होंने उनके हड़ताल का वहाँ पे समर्थन किया और यहीं से जो है वो मतलब उनकी प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो है वो उनके वेतन में उनकी मेहनताना में जो वृद्धि कर गए। ठीक है, अगले ही वर्ष उसी वर्ष वो वहाँ पे एक खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ। ठीक है, और ये भी जो है वो मतलब एक सत्याग्रह था, ये किसानों के हितों को लेकर वहाँ पे किया गया था और जिसमें जो है वो ये अकाल की स्थिति वहाँ पे उत्पन्न हो गई थी और जो किसान थे वो कर अदायगी की स्थिति में नहीं थे और इसीलिए जो है वो उन्होंने जब उसकी वकालत की तो केवल उन किसानों को वहाँ पे कर देना जो स्वीकार किया गया जो इस काबिल हो और जो उसमें असमर्थ हैं उन्हें जो उससे छूट दे दी गई। फिर उसमें क्या हुआ, एक 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया। ठीक है, हुआ क्या कि एक्चुअल में जो वो जो मतलब 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ था, युद्ध प्रथम विश्व युद्ध वहाँ पे चल रहा था। तो युद्ध के दौरान क्या होते हैं, जो हमारे मुख्य तौर पर जो अधिकार होते हैं, जो प्रेस की स्वतंत्रता होती है वो छीन ली जाती है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया 1918 ईस्वी में तो स्वतः ही इस प्रकार का जो एक्ट था, जो कानून था वो समाप्त हो जाना था। प्रेस की स्वतंत्रता उसमें मतलब उसको आज़ादी वहाँ पे मिलनी थी और इसके साथ साथ जो है वो युद्ध के दौरान क्या होता है कि किसी भी तरह से कोई कानून की व्यवस्था ना होने के बावजूद भी किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए से जो वो जेल में रखा जा सकता था। एक्चुअली में 18 मार्च 1919 ईस्वी को जो है उन्होंने सिडनी रॉलेट जी मतलब एक अंग्रेज़ थे और इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। उन्होंने जो अपनी संस्तुति दी, सिफारिश दी और उस आधार पर उन्होंने उसे जो वो एक रॉलेट एक्ट कहा, वो पारित हुआ और इसके तहत बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को बिना किसी गुनाह के जो है मतलब सबूत के जो वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और उस पर बिना मुकदमा चलाए उसे कारागार में रखा जा सकता था और ना तो उसे अपील करने का अधिकार था, ना उसे वकील करने का अधिकार था, ना उसे दलील करने का अधिकार था। ठीक है, बिना इसको जो है वो बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का जो है वो अधिकार या कानून भी कहा जाता है, इसको जो काला कानून के रूप में भी संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और उसी का परिणाम स्वरूप क्या है, इसी के विरोध में क्या हुआ कि गांधी जी ने जो वो एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था। 30 मार्च और 6 अप्रैल का दिन उसके लिए निर्धारित किया गया और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो पंजाब में जो जलियांवाला बाग है वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहाँ पे ब्रिगेडियर जनरल डायर ने जो है वो बैसाखी के मेले के दिन वहाँ पर जो है इकट्ठे हुए लोगों पर जो है वो बेकसूर लोगों पर जो है वहाँ पे अंधाधुंध गोलियां चला ली और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 400 के करीब जो वहाँ पे मारे गए थे। 1919 ईस्वी के संवैधानिक सुधार हुए। ठीक है, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। उसमें जो वो सिखों और ईसाइयों को भी जो उसमें शामिल किया गया था पृथक निर्वाचिका की उस श्रेणी में। आपको ये चीज़ें, आपको ये वीडियो जो है वो क्योंकि ये इसमें एक पूरे चैप्टर का सार दिया गया है और ये NCERT बेस्ड यहाँ पे बताया गया है, तो आपको थोड़ा आपको ये बार बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और आपको ये आसानी से समझ आएगा, इतना मुझे यकीन है। ओके, 1920 ईस्वी में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रहती है, एक्चुअली 1919 ईस्वी में क्या हुआ था कि तुर्की का शासक था कमाल अतातुर्क। ठीक है, मतलब उसके और उसकी पद की बहाली के लिए इनकी वो जो शासक था वही खलीफा हुआ करता था और उसकी पद की बहाली के लिए जो है उनके द्वारा जो है एक आंदोलन चलाया गया। यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण शख्सियत थे उनके भारत में जो थे, उनके नाम थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि उसी की पैरवी करने के लिए जो वहाँ पे खिलाफत आंदोलन चला और इसका जो अधिवेशन हुआ था उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी जी ही थे। ठीक है, और 1920 ईस्वी में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन यानी कि महात्मा गांधी द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग करना मतलब किसी भी जहाँ पे अंग्रेज़ों का कोई संबंध होता है, ठीक है, उसमें
हम किसी भी प्रकार का सहयोग ना करें। अगर हम विद्यार्थी हैं तो स्कूल छोड़ देंगे, अगर हम वकील हैं तो वकालत छोड़ देंगे, ठीक है। हर तरह से मतलब कुल मिलाकर जो है वो हर प्रकार से जो वो उन्हें क्या कर देंगे, असहयोग करेंगे। लेकिन ये आंदोलन जो था पूर्णतः अहिंसात्मक था। और 1922 5 फरवरी 1922 ध्यान रखिएगा, ये तिथि याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चौरा चौरी नामक स्थान पर जो है वो एक पुलिस थाने को आंदोलनकारियों ने जब वो आग लगा दी, ठीक है, जिसमें जो कहते हैं कि 22 जो पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए। और उससे महात्मा गांधी जी काफ़ी आहत जो है हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ। और इसी के परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922, आपने तिथि याद रखनी है, 12 फरवरी 1922 को बारदौली गुजरात में वो थे और वहाँ से उन्होंने उस आंदोलन को वापस जो है वो ले लिया, ठीक है। और कहते हैं कि उसके बाद जो है उनका जो प्रभाव था, ठीक है, जो इमेज थी वो काफ़ी उस पर धक्का लगा था। और बहुत से स्वतंत्रता जो इसमें जो उनके जो सहयोगी थे उन्होंने भी जो उसका विरोध किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके जो मतलब न्यायाधीश थे उन पे मुकदमा चलाया गया, ठीक है। और मुकदमे में जो उनके जो न्यायाधीश थे उनका ब्रूमफील्ड उनका नाम था, उन्होंने मतलब एक लंबा वक्तव्य दिया था कि ये जो सुनवाई है वो अपने आप में पहले की समस्त सुनवाइयों से वो अलग है, अनूठी है, ठीक है। और उन्होंने इस बात को भी खेद जताया था कि उन्हें जो वो जो प्रावधान है, जो कानून है, उसके अनुसार जो उन्हें 6 वर्ष का जो है उन्हें सज़ा दी गई थी, जिसके लिए वो मजबूर हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि जो आंदोलनकारी है उनकी स्थितियों में सुधार आने के उपरांत या किसी प्रकार की सकारात्मक स्थिति आने के उपरांत यदि कि महात्मा गांधी की सज़ा में यदि किसी प्रकार की कटौती होती है तो उनसे बेहतर कोई उनसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा। अर्थात उन्होंने इस बात को लेकर जो वो उनके प्रति जो सहानुभूति उन्होंने व्यक्त की थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि और 1924 ईस्वी के बाद है उन्होंने 2 चीज़ों पर विशेष बल दिया था। पहला था चरखा चलाने पर और दूसरा था छुआछूत के विरुद्ध, ओके। फिर क्या हुआ 1927, ये आपको डेट्स याद रखनी है क्योंकि ये जो है वो आपको बार बार इसमें आती रहेंगी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई 1927 में, ठीक है, 1927 में हुई। इसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। इसमें इसके 7 सदस्य थे, सातों के सातों जो है वो अंग्रेज़ थे, यूरोपीय थे, इसीलिए जो उसे जो है साइमन कमीशन कहा गया, व्हाइटमैन कमीशन कहा गया। और उसी का ही जो है उन्होंने विरोध किया था, ठीक है। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ये भारत के मुंबई पहुंचा था और पूरे भारत में ये वहाँ पे पहुंचा था। भारतीयों ने इसका विरोध किया, काले बिल्ले दिखाए, ठीक है। और उसी चीज़ के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो एक लाला लाजपत राय जो हैं उन्हें जो है वो लाहौर में जो वो लाठियाँ भांजी गई थी उन पर, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है उन्हें जो है उनकी जो वो अंततः मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और 1928 ईस्वी में ही जो एक नेहरू रिपोर्ट भी जो उनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी और उसमें यह बात कही गई थी कि यदि 1 वर्ष के भीतर यदि भारतीयों को स्वशासन नहीं अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट्स यदि नहीं दिया जाएगा तो उसके उपरांत वह पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और 1929 ईस्वी का जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज, ये ध्यान रखना है, याद रखना है आपने, पूर्ण स्वराज संबंधी जो प्रस्ताव वहाँ पे प्राप्त किया था, उसका जो अर्थ था कि अब कांग्रेस पार्टी की केवल और केवल एकमात्र और अंतिम जो मांग रहेगी वह रहेगी पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का अर्थ है स्वतंत्रता, ठीक है। पूर्ण स्वतंत्रता जो है हमारी एकमात्र मांग रहेगी, उससे कम कुछ भी मानने के लिए हम अब तैयार नहीं रहेंगे, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है 1930 ईस्वी में क्या हुआ कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस पार्टी ने भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया, ओके। और इसी से ही जो है वो एक दांडी यात्रा आपने सुना होगा जो है यहाँ से ये शुरू हुई थी, ओके, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी में जाके जो है जो है वो समाप्त हुई। वहाँ पे उनके द्वारा नमक कानून बनाया गया। कानून क्या था, कानून तोड़ा गया। कानून क्या था कि नमक, भारतीयों को जो है वो समुद्र तट के किनारे जो वो नमक बनाने की आज्ञा प्राप्त नहीं थी, उसे जो उन्हें अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या अपने 78 सहयोगियों सहित जो है वो एक लंबी यात्रा करने के उपरांत जो है वो वहाँ पे पहुँचे, ठीक है। और 12 मार्च से ये शुरू हुआ था, 5 अप्रैल को पहुँचे थे। 6 अप्रैल की सुबह जो है उन्होंने इस कानून को भंग करके उसको जो है वो उसका बिगुल बजाया था। और जहाँ पर
कानून नहीं, जहाँ पे नमक नहीं बनाया जाता था वहाँ पे अन्य कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई गई, उन्हें तोड़ा गया। इस प्रकार से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। और इनके इसमें एक सहयोगी थे, वो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, उन्हें जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और खुदाई खिदमतगार नामक संस्था जो उनके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर ये तो हम अभी तक की इसमें बात करते हैं। एक मिनट ज़रा, चलिए इसे ब्रश की सहायता से ही जो ठीक कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जो 1971 है, 5/5/1931, ठीक है, 5/5/1931, ठीक है, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने जो वो 3 गोल मेज सम्मेलनों में से द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में जो वो भाग लेना वहाँ पे स्वीकार किया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जब वो कुछ बातों को लेकर सहमति नहीं बन पाई और जब वो वापस आए तो यहाँ पे जो लॉर्ड इरविन थे उनके स्थान पर जो है वो एक अन्य शख्सियत जो वहाँ पे वाइसरॉय बन के आ गए थे और उन्हें पुनः जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वह आरंभ करना पड़ा। 1934 ईस्वी में अंततः जो है इसे जो इसकी वापसी होगी इनकी वो समाप्त हो गया। ठीक है, फिर 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम आया और उसी के अधिनियम के तहत जो थे वो 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। कुल मिलाकर 11 प्रांत थे, 11 में से 8 प्रांतों में लगभग जो वो कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का जो है वो निर्माण हुआ था। ठीक है, और 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को जब भारत को बिना भारतीय इन प्रांतीय विधानमंडलों से बिना परामर्श लिए जब इन्हें युद्ध में धकेला गया तो उसका उन्होंने विरोध किया और उस स्थिति में जो है उनके द्वारा सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया गया। ठीक है, और उसी से ही खुश होकर मुस्लिम लीग जो है, क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें 1937 के प्रांतीय विधानमंडलों जो मंत्रिमंडल बने थे प्रांतों में उसमें वो शामिल होना चाहते थे। जब उन्हें शामिल इसमें नहीं किया गया तो उस स्थिति में जो है उन्होंने क्या किया कि इसके विरुद्ध जो है वो 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मना लिया। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को जो है उनके द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो औचित्य था वो था कि जो अंग्रेज़ी कानून है, अंग्रेज़ी जो न्याय है उसके विरुद्ध जो है वो एक भड़कीला भाषण देना, उसके विरुद्ध जो है वो अपनी गिरफ्तारी देना। ठीक है, क्योंकि ये लोगों की गिरफ्तारी के बजाय ये व्यक्तिगत इनकी अपनी जो गिरफ्तारी देने के जो इस प्रकार से वो पक्षधर हुआ करते थे। ठीक है, और इसमें आचार्य विनोबा भावे इसमें पहले सत्याग्रही थे और आई थिंक पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, और इस प्रकार से जो वो हज़ारों लोगों ने जो उसमें जो अपने एक एक करके जो अपनी गिरफ्तारियां दी थी। 1942 ईस्वी में क्या हुआ था, अंतिम महत्वपूर्ण जो है आंदोलन हुआ था और उसका नाम जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन था। ठीक है, हालांकि ये मतलब 8 अगस्त को जो है इस संबंध में स्वीकृति दी गई थी। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को जो इसको शुरू किया गया, लेकिन इसको शुरू करने से पहले ही इसके समस्त जो नेता थे उन्हें जो वो गिरफ्तार कर लिया गया। और हालांकि इसका जो है 2 इसमें प्रसिद्ध नारे थे, भारत छोड़ो और करो या मरो। ठीक है, लेकिन हालांकि अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद भी ये निश्चित हो गया कि थोड़े समय पश्चात ही जो वो अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक है, और 1942 ईस्वी में ही यहाँ पे इसमें लिखना रह गया है। 1942 ईस्वी में जो वहाँ पे क्रिप्स मिशन भी उसमें जो है वो भारत आया था और इसने जो वो कुछ सुझाव, क्योंकि ये 1939 से 1945 ईस्वी के बीच जो वो वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, भारत इसमें शामिल था, तो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वहाँ पे क्या हुआ कि लॉर्ड क्रिप्स एक ये कैबिनेट सदस्य थे, उन्हें जो भारत भेजा गया ताकि वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त कर सकें। ओके, तो उसके बाद जो है अगर हम बात करें फिर 1945 की, 1945 में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और इस चीज़ का लाभ उठाने के लिए उसमें क्या था, एक्चुअली में लॉर्ड उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल जो थे वो क्या कहते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री थे और वो भारत को आज़ादी के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि इस युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और उनका ये अनुमान था कि जो है
अगर समय से पहले जो है वो यदि चुनाव करवाए जाते हैं तो उनकी जीत का जो श्रेय था वो उन्हें जाएगा और उन्हें उसका फ़ायदा मिलेगा। और इसीलिए जो उन्होंने क्या किया, समय से पहले ही जो है वो वहाँ पे युद्धों की घोषणा चुनावों की घोषणा कर दी। लेकिन उनकी आशा के बिल्कुल विपरीत वो जो परिणाम वहाँ पे निकले और उन्हें जो है वो पराजय का सामना करना पड़ा। और उनके स्थान पर जो है लेबर पार्टी के जो लॉर्ड क्लीमेंट एटली थे वो जो है प्रधानमंत्री बने, जो भारत की आज़ादी के पक्षधर थे। ठीक है। और 1940 ईस्वी में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन योजना आई। ये कैबिनेट का जो है 30 सदस्यीय दल था जो भारत आया। उसने जो वो कुछ बातों को लेकर, जैसे संविधान सभा का गठन था, ठीक है, और अंतरिम सरकार का गठन है। ओके, 3 समूहों में उसका विभाजन है। ठीक है, संघ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इसमें जो प्रस्तावित थी और जो आगामी जो भविष्य था वो इसी आधार पर जो निर्धारित किया गया। ठीक है। लेकिन 16 अगस्त 1940 ईस्वी को क्या हुआ कि एक्चुअल में क्या हुआ, जो संविधान सभा के चुनाव थे उसमें जो है वो अधिक सीटें प्राप्त हुई थी, क्या कहते हैं, कांग्रेस पार्टी को, जिससे जो मुस्लिम लीग जो थी वो बौखला गई। और इसीलिए जो है उन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध जो वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। कलकत्ता के नोआखली से ही शुरू हुआ था। इसमें जो है वो हिंदुओं को जो है मतलब मौत के घाट उतारा गया, उन्हें शरेआम जो है वो काटा गया। और यही सिलसिला बाद के समय में सांप्रदायिक बन गया, अर्थात हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ठीक है। और यही यहाँ पर भी जो है वो जो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए जो महात्मा गांधी जी द्वारा योगदान दिया गया, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की हिंसक गतिविधियाँ होती थी वहाँ पे वो जाया करते थे। हिंदू और मुसलमानों को आपस में मिलजुल कर रहने का पाठ वो पढ़ाया करते थे। ठीक है। और अंततः 3 जून 1947 ईस्वी को माउंट बेटन योजना लॉर्ड अंतिम जो हमारे जो वायसराय थे उनके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई, जिसमें भारत का विभाजन निश्चित हो गया। वहाँ पे ये स्पष्ट हो गया। और ये वो माउंट बेटन योजना है जिसे कि 3 जून 1947 को, और आगामी जो भारत का जो निर्माण हुआ वो इसी योजना के आधार पर हुआ। हालांकि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हुई। और महात्मा गांधी जी जो हमेशा से ही भारत के बंटवारे के हम कभी भी पक्षधर नहीं रहे थे। यहाँ तक कि उनके द्वारा कहा गया था कि भारत का विभाजन जो है मेरे शव पर होगा। और लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है वो कुछ इस प्रकार से बन गई कि भारत के विभाजन को टाला नहीं जा सका। एक चीज़ मैं यहाँ पे मैं और ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन दोनों ही पार्टियों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी प्रकार से 23 मार्च 1940 ईस्वी को क्या कहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग द्वारा जो है लाहौर अधिवेशन का वहाँ पे आयोजन किया गया। और यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुआ वो था पृथक व स्वतंत्र पाकिस्तान, अर्थात अब वो अलग राष्ट्र चाहते हैं। अब वो स्वतंत्रता तो चाहते हैं लेकिन भारत की नहीं, वो अपने लिए एक स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग चाहते थे। हालांकि जो पाकिस्तान शब्द का जो सुझाव दिया था वो क्या कहते हैं, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक मुसलमान छात्र थे, उनका नाम था चौधरी रहमत अली। उन्होंने 1933 ईस्वी में वहाँ पे दिया था और उनके लिए जब वो अलग राष्ट्र की वहाँ पे कल्पना की गई थी। और हालांकि जो डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जिन्होंने ये लिखा है, तो वो उन्होंने सबसे पहले जो थे मतलब मुसलमानों के लिए एक ढीले ढाले मतलब एक व्यवस्था, एक संघ की जो वो वहाँ पे आवश्यकता, उसमें आवश्यकता पर जो उनके द्वारा बल दिया गया था, आवाज़ की गई थी। लेकिन वो भारत के बंटवारे के कतई पक्षधर नहीं रहे थे। ठीक है। उनके लिए जो वो कुछ जो वो मतलब प्रांत या कुछ जो वो एक व्यवस्था वहाँ पे स्थापित करने के द्वारा उनके द्वारा की गई थी। और दूसरा जो है महत्वपूर्ण नाम इसमें चौधरी रहमत अली आता है। लेकिन 23 मार्च 1940 ईस्वी को जब मुस्लिम लीग द्वारा पृथक व स्वतंत्र पाकिस्तान संबंधी जो प्रस्ताव पारित किया गया और इसमें विशेष योगदान या विशेष जो भूमिका मुस्लिम लीग को चलाने के लिए और हठधर्मिता के लिए जो योगदान दिया, जिनका नाम इसके लिए लिया जाता है, उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने किसी भी कीमत पर किसी भी सूरत में जो है वो अब एकजुट एक राष्ट्र के नीचे, एक राष्ट्र के झंडे के नीचे जो वो अपने आप को संगठित करने से रहने से जो अपने आप को साफ इनकार कर दिया। और इसी चीज़ का परिणाम ये हुआ कि भारत को आज़ादी तो मिली लेकिन दुर्भाग्यवश
दुर्भाग्यपूर्ण भारत को आज़ादी के साथ जो भारत का बंटवारा भी हो गया, जो भारत के लिए ना केवल दुखद है बल्कि हमेशा ही ये जो ज़ख्म है वो हमेशा ही जो है वो जो राष्ट्रवादियों को, जो देशभक्त हैं, उनके लिए जो है वो एक बहुत जो है उनका मन को कुचेड़ता रहेगा या मन को दुखी करता रहेगा। और अंततः क्या हुआ कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक क्रांति हिंदू एक अखबार थे, क्रांतिकारी अखबार के जो संपादक थे, उनका नाम था नाथूराम गोडसे। उनके द्वारा जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को जो है गांधी जी की हत्या कर दी। और यही वो समय था जब ये महान विभूति जो थे इस दुनिया को अलविदा कह गए। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे ये भी देखनी है कि गांधी जी द्वारा जो है जो समर्पण, जो त्याग वहाँ पे किया गया, तो कुल मिलाकर जो है उन्होंने किसी भी राजनीतिक लाभ के पद से अपने आप को जो है महरूम रखा, अपने आप को अलग रखा और भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को जो है उसमें शामिल करने का, बहुत सारे जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, वो उसमें शामिल करने का उसमें प्रयास किया गया है। इसलिए इसे बार बार देखें और मुझे यकीन है कि आपको जो है ये आसानी से और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।